नमस्कार, अपना सपना मनी मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं कारोबारी जगत की ताजो तरीन खबरें। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और पहले कारोबारी दिन क्या घटेगा क्या बढ़ेगा ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही बाजार से कारोबारियों के लिए क्या खबर है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सरकार ने 2 लाख रुपए से ऊपर की कैश लेन देन पर रोक के नियम में जो छूट दी है, व्यापारी उस छूट को अपने लिए बड़ी राहत मान रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस छूट के बाद अब वह किसानों से खरीदी गई फसल का 2 लाख रुपए से ऊपर का भुगतान कैश में कर सकेंगे। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में 2 लाख रुपए से अधिक कैश निकालने की मिली छूट पर सरकार के फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से छूट को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्होंने टैक्स के जानकारों से इस नियम को समझा और टैक्स के जानकार ये बता रहे हैं कि इस छूट के बाद अब व्यापारी किसानों से खरीदी गई फसल का 2 लाख रुपए से ऊपर का भुगतान भी अब कैश में कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से अधिक कैश लेन देन की रोक का जो नियम सरकार ने लागू कर रखा था, उसमें गुरुवार को छूट देने की घोषणा की गई है, जिसके तहत बैंकों और पोस्ट ऑफिस से पैसा निकलवाने पर लागू नहीं है। यानी आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में अपने खाते से चाहें तो एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक का भी अब कैश निकाल सकते हैं। 1 अप्रैल से देश भर में 2 लाख रुपए से अधिक कैश का लेन देन पर रोक का नियम लागू हो चुका है। पहले सरकार ने 3 लाख रुपए की लिमिट की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया। वहीं गुरुवार को सरकार ने जो छूट दी है, उसके तहत बैंक और पोस्ट ऑफिस से पैसा निकलवाने के अलावा किसी भी तरीके के लेन देन के लिए 2 लाख रुपए से अधिक कैश खर्च की इजाजत नहीं है। वहीं फाइनेंस एक्ट में यह भी कहा गया है कि कैश में 10,000 से अधिक ऊपर खर्च का अलाउंस में कटौती के लिए मान्य नहीं होगा। इस तरह कैश में राजस्व खर्च की लिमिट को 20,000 रुपए से घटाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय पर मौजूद हैं पुनीत जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन। पुनीत जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और साथ ही हमारे साथ राजस्थान खाद्य उद्योग व्यापारियों के संगठन के प्रधान बाबूलाल गुप्ता साहब फोन लाइन पर राजस्थान से मौजूद रहेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो एक डेलीगेशन लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर से इसके लिए पिछले हफ्ते मिले थे। उसके बाद उनके मिलने के बाद में जो प्रतिक्रिया सामने निकल करके आई, उसका कितना असर व्यापारियों के अंदर देखने को मिलेगा, और साथ ही ये जो सेक्शंस की आयकर विभाग के ये जो सेक्शंस हैं, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या राज है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका। बाबूलाल जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। बाबूलाल जी, क्या लगता है जो ये राहत मिली है सरकार की तरफ से, क्या इसको व्यापारियों की जीत समझा जाए? नहीं, देखिए, न तो जीत वाली कोई बात है, न कोई ज्यादा राहत वाली बात है जी। उन्होंने एक रास्ता दे दिया कि भाई आप पैसा तो निकाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, तो उपयोग कहाँ करो जी। उपयोग के लिए तो कोई अगर सामने वाले आदमियों को ये देंगे या किसी कंज्यूमर को या कोई इंडस्ट्रिस्ट को या कोई दाल मिल वाले को या कोई कुछ भी बनाने वाले को अगर मान लीजिए देंगे कि हाँ वो भी स्वीकार कर सकता है या मेरा दूसरा पार्टनर स्वीकार कर सकता है, यानी समझ लीजिए कि एक का व्यापारी से दूसरा व्यापारी स्वीकार कर सकता है, तब तो ये पैसा काम आए। नहीं तो ये तो एक छूट तो दे दी इन्होंने, तो छूट हो गई, ठीक है। किसान को हमारे के वो 40A3 अभी एक धारा विद्यमान है, उसमें ये है कि हम किसान को कितना भी पैसा दे सकते हैं जी। तो कुल मिलाकर के किसान ले रहा है, पर अगर वास्तविकता देखी जाए तो अभी भी वो भी इस असमंजस में आ गया है कि एनी पर्सन कैन नॉट टेक और रिसीव 2 lakhs और मोर देन 2 lakhs। तो वो भी ये सोच रहा है कि मैं भी इसको ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, जबकि 40A3 साफ कहता है कि किसान चाहे जितना पैसा
को किसान को दिया जा सकता है। जी, ये है प्रावधान जी, उसकी कृषि के उपज में। तो जी, इसलिए ये उल्टा हर जो भी काम करते हैं ये लोग, और विशेष करके इस फाइनेंस में और फाइनेंस बिलों में, तो आदमी को, व्यापार को उलझा देते हैं। जी, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं यार, इसीलिए आज स्थिति ये हो गई है कि मंडियों में असमंजस पड़ा हुआ है, और जो दाल मिलें हैं, तेल मिलें हैं, ये अपने अब ये सोचने लग गए हैं कि अपने काम ही इतना करो जो ठीक है। तो एमएसएमई को अगर ये कमजोर करेंगे तो अगेन वही बात होगी कि इन जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी पर प्रभावित होगी। इस पर एक कभी भी टेक्निकल, इस पर बाबूलाल जी अभी भी एक टेक्निकल पेच फंसा हुआ है, वो जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में स्टूडियो में पुनीत जी भी मौजूद हैं, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पुनीत जी, आपने बाबूलाल जी की पूरी बात सुनी। इन्होंने बताया कि किसान को अगर हम देना चाहें तो कितना भी कैश दे सकते हैं, ये आयकर के अंदर में प्रावधान है 40A(3) के सेक्शन के दौरान। लेकिन जो टेक्निकल पेच यहाँ पर फंस रहा है, वो टेक्निकल पेज जो है 269 ST का फंस रहा है। इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करें कि क्या वाकई में किसान या कोई भी कारोबारी 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश क्या ले सकता है? जी, एक्चुअली कानून के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। जी, जो इश्यूज बाबूलाल जी रेज कर रहे हैं, और वो खुद भी यही कह रहे हैं कि ये इश्यूज बिजनेस के ऊपर इन लॉज का क्या प्रभाव है उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं। जी, लॉ के अंदर इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, तो पहले हम लॉ को थोड़ा सा समझ लें कि लॉ आया क्या है, नया लॉ क्या है और पहले क्या था। जी, इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए और इनकम टैक्स लगाने के लिए है। जी, उसमें एक बहुत पहले से एक सेक्शन था जिसको हम बोलते हैं 40A(3). जी, वो सिर्फ बिजनेसमैन पे अप्लाई करता है। जी, तो उसकी जो लिमिट थी वो हर आदमी के ऊपर नहीं थी। जी, तो जो बिजनेसमैन अगर कोई भी खर्चा करता है तो वो कैश में, वो खर्चा पहले उसकी लिमिट 20,000 थी, अब 10,000 हो गई है। जी, वो उससे ज्यादा अगर खर्चा करेगा तो इनकम टैक्स एक्ट उसको किसी फॉर्म में पेनलाइज करता है। जी, लेकिन वो जो 40A(3) सेक्शन था, जैसा बाबूलाल जी ने कहा, वो अलाउ करता था कि आप एक एग्रीकल्चरलिस्ट को, जो ग्रोअर है प्रोड्यूस का, आप उसको पेमेंट कर सकते हो बिना रेस्ट्रिक्शन के। जी, तो मान लीजिए बाबूलाल जी एक व्यापारी हैं या उनके व्यापार संघ के जितने भी लोग हैं, वो अब तक फ्रीली एग्रीकल्चरलिस्ट को पेमेंट कर सकते थे और उनको इनकम टैक्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। जी, अब आप आइए, अब नया प्रोविजन जो आया है जिसका नाम है 269 ST। ये अपने आप में बड़ा ही नाम ही अजीबोगरीब है, 269 ST। जी, तो ये इनकम टैक्स की जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसको दिखाता है। जी, तो ये नया प्रोविजन बहुत विस्तृत है। जी, ये सिर्फ बिजनेसमैन पे नहीं अप्लाई करता, जी, ये किसी भी पर्सन पर अप्लाई करता है। जी, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे वो कंपनी हो, कुछ भी हो, हर किसी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करता है। जी, और इसकी फिलॉसफी जो आती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी की बात रखी है, जी, ये वहां से आती है। जी, तो कहने का मतलब, अगर आप बाजार गए और आपको लगा कि मेरे को एक पार्टी करनी है और आप पहुंच गए बिग बाजार, जी, बिग बाजार से आपने 5 लाख रुपए का राशन खरीद लिया और आपने कैश दिया, जी, तो ये बिग बाजार के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। जी, खरीदा जबकि आपने एज एन इंडिविजुअल है और आप अपने घर में पार्टी कर रहे हो, तब भी अप्लाई हो जाएगा। जी, तो इसमें समझना ये है कि अगर हम 2 लाख या 2 लाख रुपए से ऊपर कोई भी पर्सन कैश रिसीव करता है जी, एक दिन में किसी एक जने से, एक दिन में, यानी एक दिन साल में। में कितनी भी बार साल कर में, सकता हाँ है? हाँ हाँ हाँ, साल में मतलब कितनी साल बार? में कोई रिस्ट्रिक्शन साल नहीं में है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन ने अगर 1.5 लाख रुपए पहले कैश दिया, जी, जी। और उसी पर्सन को अगर वो एक हफ्ते के बाद या अगले ही दिन हाँ, हाँ, हाँ। 1.5 लाख रुपए और कैश पेमेंट दिक्कत कर नहीं। देता है, तो क्या वो फिर इस दायरे के अंदर नहीं आएगा? वो नहीं आएगा, प्रोवाइडेड वो एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 3 लाख रुपए नहीं है। जैसे उसने मान लीजिए कोई ने माल बेचा, जी, वो 3 लाख रुपए का माल था, जी, आज मैं उसे 1.5 दे दूं, कल 1.5 दे दूं, तो मैं फंस जाऊंगा। जी, लेकिन अगर उसने 10 बार माल बेचा, एक दिन 1.5 लाख का, एक दिन 2.25 लाख का, एक दिन 1,99,000 का, जी। और फिर मैंने तीसरे दिन पेमेंट शुरू कर दी, 1.5 लाख, फिर 2.25 लाख, फिर 1,99,000, जी, फिर ये वो इसमें फॉल नहीं करेगा, वो इसमें फॉल नहीं इसमें करेगा। फॉल नहीं करेगा। बाबूलाल जी, आप अभी पिछले सप्ताह राज्य वित्त मंत्री साहब से मिले थे,
मेघवाल साहब से, तो वहां पर क्या डिस्कशन में निकल करके सामने आया? नहीं, डिस्कशन नहीं, वो तो केवल उनको यही बताना था, क्योंकि वो तो सारा मामला यहाँ 3 ही आदमी तय करते हैं, आदरणीय जेटली साहब और सम्माननीय प्रधानमंत्री साहब और अमित शाह जी। तीसरे आदमी से चौथा आदमी तो कोई कुछ तय नहीं कर सकता जी। तो हमारा तो मिलकर के उनको ये बताना था कि आप भी अपनी हमारी ये बात बताओ जी। ताकि ये समस्या दूर हो जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको समस्या को आगे रखेंगे जी। ये इतनी ही बात हो पाई और कोई ज्यादा बात हो नहीं पाई और कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई। हाँ। तो इससे व्यापारियों के अंदर क्या थोड़ा निराशा का माहौल है या लगता है कि चीजें जो हैं वो सुधर जाएंगी? नहीं, देखिए, निराशा तो है ही, निराशा के अलावा डर, जिसको कहते हैं ना डर की राजनीति, जी। ये राजनीति अब डर की हो गई है जी। और जो कानून आता है उसके प्रति ऐसा व्यापारी का सोच हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा। जी। और जैसे जो मौखिक अनाउंसमेंट है वो तो अब कोई मायने ही नहीं रखते। जी। 2 लाख रुपए तक कोई अगर जमा करा देगा तो कोई मतलब कोई उसके जाएगा नहीं, 2.5 लाख का जमा करा देगा तो कोई जाएगा नहीं। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने कई बार ये भाषण दिए। जी। पर अब आज स्थिति हो रही कि जगह जगह नोटिस जा रहे हैं जी। कि साहब ये पैसा कहाँ से लाए, आप कहाँ से जमा कराए? अरे भाई, मुझे रिटर्न तो बढ़ने दो, अभी तो मुझे ये समय है, आ रहा है, जब मेरे रिटर्न का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कहाँ से लाया, कि कहाँ से नहीं लाया, या मैं किस तरह मैंने ये जमा कराया है। तो क्या है कि हर में शंका, हर जो भी कोई कानून लेके आते हैं तो शंकाएं पैदा हो जाती हैं और ये शंकाएं डर में कन्वर्ट हो रही हैं। तो डर करके आदमी व्यापार कर रहा है, डर करके इंडस्ट्री से अपनी उद्योग चला रहा है। तो ये डर जो वाला अभी बैठा हुआ है कि ऐसा पता नहीं क्या इसके पीछे रहस्य है, ये 3 आदमी क्या इसके पीछे सोच रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के ये बात है। जी। पुनीत जी, इस पूरी चर्चा में आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि इन्होंने, जैसे कि बाबूलाल जी ने बताया कि ये डर यहाँ पे कारोबारियों के अंदर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सभी व्यापारियों के पास में नोटिस, जिसने अगर 2 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए कैश डिपॉजिट बैंक में करवाया डिमोनेटाइजेशन के दौरान में, उनके पास भी इनकम टैक्स के अब नोटिस सर्व होने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं भय आपके अर्थतंत्र को यहाँ पे झकझोड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो डर है उससे कहीं ना कहीं कारोबार जो है वो प्रभावित हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही मतलब भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा हैं, जैसा मैंने आपको कहा। पर अगर आप लॉजिकली देखें, आप एक किसान के लिए बात ये सारी किसान से लेके जोड़ के देखी जा रही है जी। पर अगर आप अदरवाइज देखें तो मैंने जैसा आपको बताया, एक दिन की 2 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन की लिमिट है जी। तो ऐसा कौन सा ऐसा किसान है जो 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करेगा? उसे एक दिन में ही सारा पैसा चाहिए, और अगर इतना बड़ा कोई किसान है तो वो बैंकिंग नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता। ये सब वास्तविक स्थिति जो है ये समझने की जरूरत है, और ये बात समझने की जरूरत है कि इस देश के विकास के लिए क्या वास्तव में ये कैश इकोनॉमी जो 70 सालों से चलती आ रही थी उसको इरोड करना जरूरी है या नहीं। तो जो ये पॉलिसी इशू है, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो बाबूलाल जी के साथ मेरी पिछली चर्चा हुई थी उस दौरान इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख रुपए की फसल लेकर के आते हैं और उनको सारा पैसा कैश में चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर सारा पैसा कैश में चाहिए तो ये कैश उन किसानों को चाहिए, तो उसके लिए कारोबारियों को राहत चाहिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आपने जनधन खाते 25 करोड़ खोल दिए जी, तो ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी उस चैनल से बाहर हैं और जो 5 लाख रुपए से, जिसको 5 लाख रुपया कैश चाहिए जी, वो एक बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता इस देश की डेवलपमेंट के लिए, इस देश के अंदर चीजें सिस्टमैटिक हो जाएं इसके लिए। ये आर्ग्यूमेंट्स मतलब अब कुछ समय चलेंगे, लेकिन इसमें दोनों व्यूज पॉसिबल हैं, और किसी ना किसी आदमी को तो ये हार्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा कि नहीं, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। तो मतलब इसमें हो सकती है, सबकी अपनी राय हो सकती है, पर अगर आप मेरे से पूछें तो इस देश की बेहतरी के लिए इस तरह के कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबूलाल जी, देश की बेहतरी के लिए इस तरीके के कदम उठाना और कैशलेस इकोनॉमी के अंदर में सबका सहयोग होना लाजमी लगता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? और अमाउंट देखिए 2 लाख। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है बाबूलाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत भी ये कहती है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर के जाना है और वाकई में ही देश से ब्लैक मनी को कर्व करना है, तो इस तरीके के शायद हार्ड स्टेप्स की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जितनी भी इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल यूज करती हैं जी, और अगर वो फाइनली वो प्रोडक्ट बना करके और कंज्यूमर को बेचती हैं जी, तो वो इंडस्ट्रीज में आपको बहुत ज्यादा इवेजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले एग्रीकल्चरलिस्ट से खरीदती हैं जो बैंकिंग सिस्टम में है नहीं, और वो बेचती कंज्यूमर को है जो अगेन बैंकिंग सिस्टम में नहीं है जी। तो इसलिए वो क्या होता है, एक पूरा रैकेट बन जाता है, एक पूरा सिस्टम बन जाता है। जैसे आप कुछ इंडस्ट्रीज देखिए, पेपर उसमें एक इंडस्ट्री हो सकती है, आई थिंक पेपर फिर भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ज्यादा है, पर अगर आप देखें प्लाईवुड एक इंडस्ट्री हो सकती है जो माल खरीदते हैं वुड बेस्ड उनका वो रहता है, यूकेलिप्टस वगैरह, वो मंडियों से खरीदते हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट से खरीदते हैं, वो सिस्टम में आता नहीं है, और उसके बाद वो माल जो बन के बिकता है वो सारा मार्केट में बन के बिकता है, तो वहाँ पे बहुत हाई ये रहता है। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चरलिस्ट हिंदुस्तान में टैक्स उनके ऊपर लगता ही नहीं है, तो वो वैसे ही सिस्टम में आ नहीं पाते जी। तो ये जो पूरा, और दूसरे जो इवेजन प्रोन इंडस्ट्री है वो ज्वेलरी है, जहां पर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हो, कैश में करते हो, लेकिन आप उसके एंड पे उसको पकड़ सकते हो जो रिसीवर है जी। तो इस सब का एक पर्पज है। मान लीजिए आप ज्वेलरी खरीदने गए मार्केट में, आपने 5 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी जी। जो लेने वाला है पैसा, उसने पैसा लेके रख लिया, अपना अकाउंट फॉर भी कर लिया, लेकिन जो देने वाला उसकी आइडेंटिटी आपको पता ही नहीं चली, क्योंकि उसने अपना सामान लिया, लेके चलता बना जी। तो अब उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने रिसीवर साइड पे पकड़ा कि भैया आप तनिष्क को, आपके पास किसी ने 5 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी, आप जैसे ही 5 लाख रुपए कैश में लोगे, हम आपको और पेनल्टी लगा देंगे जी। तो जैसे ही उसको रोका, वो बेच ही नहीं पाएगा। जब वो नहीं बेच पाएगा तो आपने उसको डिस्करेज करा जो दे रहा था आपको पैसा। तो ये सिस्टम्स तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप फिर कैशलेस इकोनॉमी या वो कैश वाली इकोनॉमी में घूमते रहोगे, एंड देन वो एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है, ना उससे टैक्सेस आते, सारा वो ब्लैक मनी को खपाने का एक तरीका मिल जाता है, तो वो एक सर्कल चलता रहता है। वो सर्कल तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर उस सर्कल को हालांकि ब्रेक करने की काफी कोशिशें की गई, जैसे कि अभी आपने ज्वेलरी का एक उदाहरण दिया, तो ज्वेलर्स के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी का लगना और इसके साथ साथ ज्वेलरी परचेजिंग, आप एक लिमिट के ऊपर में अगर जाते हैं तो उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड वहां पर शो करना पड़ेगा, आपको केवाईसी देना पड़ेगा। तो ये जिस तरीके से सरकार ने मूवमेंट्स यहाँ पर जारी किए हैं, क्या लगता है इनके रिजल्ट्स कब तक पॉजिटिव आपको दिखते हैं? क्योंकि इस समय पर मार्केट के अंदर जो मनी क्रंच है, जो कैश क्रंच है, जो सर्कुलेशन है, वो कहीं ना कहीं एक बार ठहरा है। देखिए, हमारा देश 125 करोड़ लोगों का देश है जी। ये एक ऐसा देश नहीं है जहां पर आपको डिमांड बढ़ाने के लिए इलेजिटिमेट मीन्स की वास्तव में जरूरत है जी। एक बार जब लोगों के पास ये मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पर अब चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको, अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे जब आदमी की आदत चेंज होगी तो वो उस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अगर किसी को शादी करनी है तो वो ज्वेलरी खरीदेगा नहीं इस वजह से कि उसको 2 लाख से ज्यादा वो कैश नहीं दे सकता, तो वो सिस्टम में आएगा। बिल्कुल। तो अब आप देखिए ना, जैसे पहले प्रॉपर्टी जब खरीदते थे तो उसके अंदर लोग बहुत कम पैसा दे करके काम चला लेते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने जब देखा कि प्रॉपर्टी में इतना इवेजन आ रहा है तो सिस्टम्स बने, कम से कम सर्कल रेट तक तो पहुंचे ना हम लोग। तो ब्रॉडली आप उस सिस्टम के थ्रू सर्कल रेट तक की इवेजन को तो रोकने में कामयाब हो ही गए। तो इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके सारे स्टेप्स आपको उस दिशा में लेके जाएंगे। हालांकि निश्चित तौर के ऊपर इसको अभी शायद पूरा फॉर्मलाइज होने में और जीएसटी के बाद जिस तरीके उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जीएसटी से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका पूरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पर्पज है जीएसटी का वो यही है कि आपका पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है, जो पूरा इंडियन मार्केट है, वो आपके पास एक सिस्टम के ऊपर, एक आप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर आप पूरी ट्रेड को फॉलो अप कर सकते हो। तो वो आपने इवेजन, पहले क्या होता था, सेलर ने माल बेचा, उसने दिखाया, बायर ने माल दिखाया ही नहीं तो आप यू जस्ट रन अवे। पहले क्या होता था, इंटरस्टेट जब आपने दिल्ली से माल यूपी में बेचा तो दिल्ली और यूपी वर नॉट इन अ कोऑर्डिनेशन, देयर वाज नो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो वो क्या होता था, कंसेशनल रेट पे माल बेचा आपने, यूपी का जो ट्रेडर है वो 3-3 महीने में अपनी ट्रेडिंग फर्म बदल के भाग गया। अब इन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली का ट्रेडर है, पहले तो वो बताएगा वो बेच किसको रहा है, दूसरा वो पूरा टैक्स लगा के
तो जो यूपी का ट्रेडर है उसे भागने का कोई इंसेंटिव नहीं रहा, का इंसेंटिव नहीं तो ये मिलेगा। पूरा सिस्टम जो है इट इज अ कंप्लीट सिस्टम, इट इज बीइंग क्लोज फ्रॉम ऑल एंड्स। ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलप होती हुई नजर आएगी। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। पुनीत जी, आप स्टूडियो में हैं और आपने तमाम जानकारियां शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।